PDF इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी और PDF खुलेगी नहीं क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? पासवर्ड आपको इसी वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो वो पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना होगा, तब वीडियो वो जो PDF है वो खुलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ पाई थी। आप लोगों की जो QSB सब्जेक्ट है, QSB जो सब्जेक्ट है उसके लेक्चर अभी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम DSS के लेक्चर देखेंगे। DSS उसके लेक्चर हम देखेंगे और एक लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कितने चैप्टर भाई? एक लेक्चर में एक चैप्टर। तो ये लेक्चर है पूरा। और मैं फिर आपको बोल दूं कि पूरी वीडियो देखना। क्यों देखना? देखो, पहले अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो पहले उस काम को करके आओ, उसके बाद में आके वीडियो देखो। बीच में वीडियो को छोड़ के कोई नहीं जाएगा और कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठना। ठीक है, और जो चीज़ मैं कहूँ इम्पोर्टेंट है तो वो चीज़ थोड़ा सा नोट करते हुए चलना। ठीक है भाई, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, टॉपिक की फॉर्म में है। पहला चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर स्टील एंड स्टील सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा स्टील के बारे में जान लेते हैं कि स्टील होता क्या है। स्टील संरचनाओं में ताप प्रभाव के कारण फैलाव या संकुचन आ जाता है। स्टील संरचना RCC की अपेक्षा ज़्यादा हल्की और मजबूत होती हैं। स्टील की होने के कारण यह जो संरचना है वो तनन सामर्थ्यवान टिकाऊ अधिक होती है। यह प्रत्यास्थ के कारण कर्तन बल ऐंठन को आसानी से सहन कर लेती है। देखिए, मैं बताऊं, जो स्टील है आपकी, स्टील हमें मिलती कहाँ से है? स्टील हमें आयरन से मिलती है। ठीक है भाई, कहाँ से मिलती है हमको? ये आयरन से मिलती है, लोहे से। और लोहा कहाँ से मिलता है? लोहा तुम्हें ज़मीन के अंदर से मिलता है। ज़मीन के अंदर से मिलता है आपका लोहा, जिस लोहे को हम कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। और यह जो लोहा मिलता है यह हेमेटाइट के रूप में मिलता है। ठीक है, किसके रूप में? हेमेटाइट के रूप में। तो जब इसी लोहे का शुद्धिकरण किया जाता है तो हमको स्टील प्राप्त हो जाती है। अब स्टील का यूज क्या है भाई? आपने देखा होगा कि जब बिल्डिंग बनाई जाती हैं तो उसमें कई जगह RCC की जगह क्या होता है, हम स्टील का यूज़ कर लेते हैं। तो स्टील का यूज़ करने का देखो पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये हल्की होती है, किसकी अपेक्षा? RCC की अपेक्षा। दूसरा फ़ायदा क्या है? RCC से कहीं ज़्यादा ये मजबूत होती है। ठीक है, तो हम जो है इसी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये महंगी होती है भाई। स्टील थोड़ा सा RCC से ये महंगी होती है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो हम इसी के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि स्टील स्ट्रक्चर क्या है, कितने सेक्शन होते हैं इसके, किस प्रकार से यूज़ में लाई जाती है। तो चलिए पहला टॉपिक देखिए, संरचनात्मक स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील का निर्माण जमीन से हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट, बताया था मैंने, लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के रूप में, प्राप्त लोहे द्वारा किया जाता है। यह लोहा कच्चा लोहा कहलाता है। कच्चे लोहे को शुद्ध करते जाएं तो पिटवा लोहा, ढलवा लोहा आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, संरचनात्मक स्टील जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैसे कार्बन स्टील। अगर हम आयरन में जो लोहा है, लोहे में अगर हम कार्बन मिला दें C और प्लस मैग्नीज मिला दें Mn, तो वो जो स्टील बनेगी उसको हम कार्बन स्टील कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कार्बन स्टील कहेंगे। और इसकी जो अधिकतम सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य होगा इसका अधिकतम, वो होगा 230 से 410 न्यूटन पर mm²। ठीक है भाई, ये होती है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में इतना ध्यान रखना कि जिसमें कार्बन हो और मैग्नीज हो, किसी भी लोहे में कार्बन और मैग्नीज मिला दिया जाए तो वो स्टील बन जाएगी। कौन सी? कार्बन स्टील। नेक्स्ट देखिए दूसरा, उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन स्टील। जब आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए, उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन यानी कि कार्बन ज़्यादा है उस स्टील में, तो उसको कहेंगे हम उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन स्टील। कब? जब लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए। ठीक है, यह उच्च सामर्थ्य वाली कार्बन स्टील बन जाती है। इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन, माइक्रोवेव टावर आदि में किया जाता है। इसकी अधिकतम तनन सामर्थ्य 350 से 480 न्यूटन पर mm होती है। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील। देखो, लोहे में जब हम लोहे में
जंग से बचाने के लिए लोहे को उसमें क्रोमियम और निकल को मिला देते हैं, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें Cr और निकल को मिलाया जाता है तो वह स्टेनलेस स्टील बन जाती है, ठीक है। इसमें कभी भी जंग नहीं लगती। इसमें क्रोमियम 10.5% है और निकल है आपका 0.5%। अग्निरोधक स्टील, यह क्या करती है भाई, यह स्टील सामान्य स्टील से कहीं ज़्यादा अग्निरोधक होती है, अग्निरोधक और ऊष्मारोधक, ठीक है, नॉर्मल स्टील से। तो ये तो उसी स्टील के टाइप में आ गई, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो ज़्यादा बचाए किससे, अग्नि से और ऊष्मा से, तो वो अग्निरोधक स्टील है। मौसम अप्रभावी स्टील, देखिए ऐसी स्टील संरचनाएं जो बिना पेंट के मौसम के प्रभाव से खुद को जंग से बचा लेती हैं। कोई स्टील है उस पर हमने पेंट नहीं की, अब लेकिन फिर भी उस पर जंग नहीं लग रही, तो इसका मतलब है वो मौसम अप्रभावी स्टील है, ठीक है। इनकी जो अधिकतम तनन सामर्थ्य होती है वो 350 से 480 तक न्यूटन पर mm होती है, ठीक है। स्टील के गुण भाई साहब इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इम्पोर्टेंट है ये गुण। क्या है, संरचनात्मक स्टील के गुण। दरअसल आयरन पूरी पृथ्वी पर लौह एस के रूप में पाया जाता है, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। जब इसका शुद्धिकरण किया जाता है तो हमें ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु लोहा प्राप्त होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें देखो भौतिक गुण, ये इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक गुण में क्या है, आपको ये याद करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। जैसे भौतिक गुण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु होती हैं। पहला, जो स्टील है, स्टील का यंग मापांक कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। स्टील का घनत्व कितना होता है, 78.5 या 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक होता है 12 × 10⁶। स्टील की दृढ़ता प्रसार गुणांक होता है 0.84 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं उसकी बात करूं स्टील स्ट्रक्चर, तो IS कोड 2062 से IS कोड 2062 और 1992 के अनुसार संरचनात्मक स्टील को निम्न तालिका में दिखाया गया है। तो देखिए ABC ये स्टील की ग्रेड हैं, FE ये आयरन हो गया, FE आयरन या स्टील एक ही बात है, ठीक है। FE आयरन या स्टील। 410 WA का मतलब क्या है, जहाँ पे W दिख रहा है तो उसको समझ जाना कि ये वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है स्टील, ठीक है। तो ABC ये तीनों ग्रेड हो गई आपकी और ये इनके डेजिग्नेशन हो गया। आगे देखिए, स्टील की तनन सामर्थ्य याद कर लो। स्टील की तनन सामर्थ्य होती है, लिख लो इसको, स्टील की तनन सामर्थ्य 410 न्यूटन पर mm²। आगे क्या है, अनुमन्य प्रतिबल। अनुमन्य प्रतिबल या परमिजिबल स्ट्रेस, ये क्या होता है, देखिए अनुमन्य प्रतिबल डिज़ाइन है जिसका उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसके द्वारा सर्विस लोड जो होते हैं, जो आपके सेवा भार होते हैं, उनमें उत्पन्न तनाव को सुनिश्चित करना होता है अनुमन्य प्रतिबल का काम। यह प्रतिबल तनाव, नमन, कर्तन, धारण आदि में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम भी इसी नाम से, डिप्लोमा जोन, ठीक है, डिप्लोमा जोन इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं इसकी PDF डाल दूँगा, या फिर नीचे लिंक देख लेना, वहाँ तुम्हें लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये भाई ये वैल्यू याद रखो। देखो, अनुमन्य अक्षीय तनाव प्रतिबल, तनाव प्रतिबल टेंजाइल स्ट्रेस, तो टेंजाइल यानी T से शुरू होता है, तो इसीलिए मैं F और T लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये FT हो गया, यानी टेंजाइल स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस तनाव प्रतिबल बराबर होता है क्या हो गया भाई, इसको 1 मिनट रुको भाई, ये है 0.6 × Fy। तो और ये Fy क्या है, यहाँ पे Fy है आपका यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, यील्ड बाई IELD यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। ये है आपका अनुमन्य प्रतिबल, सॉरी हाँ ये यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका यहाँ से तनाव प्रतिबल निकल आएगा, यानी कि FT = 0.6
एफ वाई, ठीक है। और एफ वाई स्टील के लिए जो एफ वाई की वैल्यू होती है, यील्ड स्ट्रेस जो होता है, यील्ड स्ट्रेस जो होता है स्टील के लिए वो 250 होता है। तो 250 में गुणा कर दो 0.6 का, और ये 250 वैल्यू याद रखोगे कि स्टील के लिए एफ वाई यानी कि यील्ड स्ट्रेस कितना होता है आपका 250। ये हर जगह यूज़ आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 150, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनुमन्य नमन प्रतिबल, अनुमन्य नमन प्रतिबल एफ बी इज इक्वल टू नमन प्रतिबल, नमन को कहते हैं बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बी ले लिया तो ये हो गया एफ बी इज इक्वल टू वही सेम फार्मूला, बस यहाँ पे क्या बदल गया, यहाँ पे डिजिट बदल, वहाँ पे 0.6 था, यहाँ पे 0.66 इंटू एफ बाई, ठीक है। तो इसमें गुणा करना है 250 का, तो 250 का गुणा करोगे 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा। अनुमन्य अधिकतम कर्तन प्रतिबल एफ एस, अब कर्तन को क्या बोलते हैं, शियर, तो शियर से हमने एस ले लिया, इसलिए एफ एस इज इक्वल टू 0.45 इंटू एफ वाई कितना है 250, तो 250 इंटू 0.45, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा आपके पास 112.5, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे सेक्शन आ गए स्टील के। तो स्टील के सेक्शन में क्या है, देखिए बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, इक्वल सेक्शन, अनइक्वल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, तो वही सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करते हुए चलना, ठीक है भाई। चलिए देखिए स्टील सेक्शन क्या है। स्टील खंड कई प्रकार के होते हैं जिन्हें रिवेट वेल्डिंग या फिर वेल्डिंग उसके द्वारा जोड़ा जाता है। इन खंडों का वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया गया, नीचे देखते हैं। पहले आपका इक्वल एंगल सेक्शन, तो देखो इक्वल एंगल सेक्शन क्या होगा, जैसे तो मैं माप दे दी जाएगी, जैसे माप दे दूँ मैं 55 इंटू 55 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो है लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये दोनों सेम होंगी, तो सेम है इसलिए इक्वल एंगल सेक्शन बोलते हैं। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर ये वाला आपका 55 है, ये वाली लेंथ 55 है, तो ये भी लेंथ कितनी होगी 55 ही होगी, ठीक है। और इसकी मोटाई जो होगी ये इसकी मोटाई हो जाएगी आपकी 5। चलिए आगे समझते हैं, आगे चित्र है, देखिए। इन खंडों की लेग्स की लंबाई समान होती है, बता चुका हूँ। ये खंड ISA से प्रदर्शित किए जाते हैं। ISA मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल होता है। ISA के अनुसार इनका न्यूनतम साइज, किनका, इक्वल एंगल सेक्शन का जो मिनिमम साइज होता है, न्यूनतम साइज वो होता है 20 इंटू 20 इंटू 3 mm, और मैक्सिमम अधिकतम साइज होता है 200 इंटू 200 इंटू 25 mm। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये पॉइंट। आगे इसका चित्र देखिए, इस प्रकार से कुछ चित्र बनेगा, ये है चित्र, देखो ये 55 है, ये वाली देखो, ये डिस्टेंस 55 है, ये भी डिस्टेंस 55 है, ये वाली डिस्टेंस, तो दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। और ये जो इसकी मोटाई है, ये मोटाई देखो कितनी है, मोटाई है 5 mm। समझ में आ गया चित्र किस तरीके से बनाना है। इक्वल एंगल सेक्शन कब होगा, जब ये भी सेम होगा लंबाई का, ये भी लंबाई में सेम होगा, तब इक्वल एंगल सेक्शन होगा। अब बात करते हैं इसका CG का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। देखो CG हम ऐसे निकालेंगे, ये जो मैंने लिखा है ना C/y और CXX, तो ये आपको टेबल में देखने पड़ेंगे, ठीक है, टेबल में देखने पड़ेंगे। और टेबल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी अभी, अगर नहीं आएगी तो मैं इसी PDF में पीछे ऐड कर दूंगा और टेलीग्राम पे जाके ले लेना, ठीक है। तो उसी टेबल से हमें ये दूरी लेनी है। तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कितनी लेनी है, तो आपने ये देखो जो इक्वल एंगल सेक्शन है इसकी माप कितनी ली है, 55 इंटू 55 इंटू 5, यही तो माप ली है। तो उस टेबल में इसी माप के आगे आपका लिखा होगा कि CXX इतना लेना है और CY इतना लेना है। तो वहाँ से अब देखो, यहाँ से हमने मान लो यहाँ तक वैल्यू है कोई CY की, तो यहाँ से हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे ही CXX की वैल्यू मान लो यहाँ से और यहाँ तक है, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये दोनों लाइन जहाँ काटेंगी वहीं पे आपका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसी को हम कहेंगे लोड पोजीशन, ठीक है भाई। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, रिवर्स करके वीडियो देख लो, नहीं आया है समझ में तो, और वो टेबल मैं आपको दे दूंगा, उसमें से देख लेना, या फिर आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी वहाँ देख लेना। आगे देखिए, आगे क्या है, और इन दोनों की वैल्यू CXX और CY की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। स्टील टेबल से लेते हैं और इन दोनों की वैल्यू समान होगी, यानी कि CXX और CY ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। देखो यहाँ दे रखा है, ठीक है,
जिसमें अर्थात समकोणीय खंड में सी एक्स वाई की वैल्यू समान है, इसलिए ये बराबर होगा। और इसे हम क्या कह सकते हैं, C1 और C2 भी कह सकते हैं। सी एक्स को C1 कह लो, सी बाई बाई को C2 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी वैल्यू मिल सकती है आपको, ठीक है, C1 की वैल्यू हो, C2 की वैल्यू हो, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। नेक्स्ट क्या है, अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो देखिए अनइक्वल एंगल सेक्शन क्या होता है, इसमें देखो दोनों जो लेंथ है आपकी वो दोनों इक्वल ना हो तो अनइक्वल एंगल सेक्शन हो जाएगा। ये छोटी है और ये बड़ी हो जाए, ठीक है, तो वही है। इसमें इनकी जो लेग्स होती हैं इनकी लंबाई असमान होती है, ठीक है, या फिर अलग अलग होती है। इसका न्यूनतम साइज़, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो मिनिमम साइज़ होता है इसका वो 30/20x3 30/20x3 mm से लेकर अधिकतम साइज कितना होता है 200, 150 और 5, ये याद रखना है, ठीक है। इनके सी एक्सेस और सी वाई वाई भिन्न होते हैं, तो बता चुका हूँ। देखिए डायग्राम देख लीजिए इसका। अब देखो ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज़्यादा है। हमने लिया माप कितनी ली है अनइक्वल एंगल सेक्शन की, तो माप लिए हमने कितनी 50/30/5, ये माप ली है। अब जो टेबल दूंगा मैं उसी में देख लेना, इसके आगे सी एक्स एक्स और सी बाई बाई की वैल्यू क्या है, तो उसी के हिसाब से मान लो सी बाई बाई की वैल्यू इतनी आई, तो हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब सी एक्स एक्स यहाँ से मापेंगे, यहाँ से दूरी, सी एक्स एक्स की वैल्यू इतनी आई तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। जहाँ पे ये दोनों लाइन काटेंगी वहाँ पे आपका सी जी मिल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही लोड पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैटर है। नेक्स्ट है टी सेक्शन। टी सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल। देखिए ये टी आकृति होते हैं, वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है टी सेक्शन ही टी शेप में होगा, जिसमें एक फ्लेंज और एक वेब होता है। इन्हें ISNT इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी, ठीक है, टी चाय वाली टी नहीं, TEE, ठीक है, ये वाली टी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है। इन्हें ISNT से दर्शाते हैं। इनकी कुल गहराई कैपिटल D होती है। ये खंड निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है टी सेक्शन, पहला होता है आपका ISLT, आई का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी, ठीक है, फिर इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी, ये मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पे। तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है, इतने टाइप के होते हैं। टी खंड का न्यूनतम साइज ISNT 20 होता है और मैक्सिमम जो साइज होता है वो 250 होता है, ठीक है, 250, ISNT 250 होता है। इसका डायग्राम देख लो, डायग्राम कुछ ऐसे होगा, टी शेप में ही होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा इसका सी बाई बाई जो होगा वो तो इसके बिल्कुल मिड में होगा, ऐसे लाइन जाएगी बिल्कुल, ये सी बाई बाई की। सी एक्स एक्स कैसे निकालोगे, यहाँ से डिस्टेंस लोगे यहाँ तक की, जितनी भी निकले वो टेबल में देख लेना, यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। अब ये इसकी वेव हो जाएगी और फ्लेंज क्या है, फ्लेंज आपका ये वाला फ्लेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी टोटल डिस्टेंस ये टोटल डेप्थ ये हो जाएगी D, कैपिटल D, ये वाली, ठीक है, टोटल डेप्थ हो जाएगी ये वाली। और ये क्या हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी B, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए चैनल सेक्शन। चैनल खंड क्या है, देखो भाई, इसकी न्यूनतम गहराई 100 mm तथा अधिकतम गहराई 400 mm होती है। इन खंडों के प्रकार निम्नलिखित हैं, ये भी बहुत सारे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नाम तो वही है सेम, एक नाम चेंज है बस, IS उसमें क्या था, उसमें था आपका ISHT, उसकी जगह इसमें H की जगह M कर दो, MC कर दो, यानी मीडियम, ठीक है। तो ये ISJC जूनियर चैनल, स्पेशल चैनल, लाइट चैनल और मीडियम चैनल, ये 4 टाइप के हैं। अच्छा चैनल खंडों को 2 तरीके से रखा जाता है, पहला बैक टू बैक और दूसरा फेस टू फेस, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो पहले, ये डायग्राम है किसका, चैनल खंड का, ऐसे करके बनाना है, ऐसे ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। और सी एक्स एक्स सी बाई बाई कैसे लोगे बता चुका हूँ, टेबल में दे रखा होगा, वहाँ से जाके देख लेना। तो ये सी बाई बाई मान लो यहाँ तक कि यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, सी एक्स एक्स यहाँ पे है तो यहाँ से हमने एक लाइन से खींच दी, यहाँ पे ये दोनों काटेंगे लाइन, वहाँ पे CG मिल जाएगा आपको और वही लोड पोजीशन होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये फ्लेंज हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये वेव हो गया। तो ये है, ठीक है। 2 तरीके से रखा जाता है, पहला बैक टू बैक, यानी कि इनकी जो बैक हैं वो
एक दूसरे की तरफ हों, ये देखो, और दूसरा फेस टू फेस, इनके जो फेस हैं वो एक दूसरे की तरफ हों, ठीक है। तो ये दो टाइप से रखा जाता है। अगला आई सेक्शन, देखो आई सेक्शन को हम एच खंड भी कहते हैं, ठीक है, इसको एच सेक्शन भी कहते हैं। ये खंड धरनों, लिंटरों, नींव आदि में बहुतायत में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये खंड भी ISJB, ISMB, MB का मतलब मीडियम, ठीक है, ISHB, HB में उपलब्ध होते हैं। धरन का न्यूनतम साज ISLV 75 व अधिकतम ISHB 600 में उपलब्ध होता है। प्लेट गर्डरों को आई खंडों को रिवेट या बेल्ट जोड़ द्वारा जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। प्लेट गर्डरों से हम आई खंड बनाते हैं। इसका डायग्राम दे रखा है, ये आई तो सब में, अब आई खंड पढ़ रहे हैं तो आई जैसी ही शेप होगी उसकी, बस समझ लो क्या क्या कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ये पूरी जो इसकी डेप्थ है ये डी हो जाएगी, कैपिटल डी, पूरी डेप्थ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है ये स्मॉल डी हो जाएगी, ठीक है। ये वेब हो गया, ऊपर वाला फ्लेंज हो गया। अब देखो ये जो हाइट है, ये वाली, ये जो मोटाई है, ये H1 हाइट बोलेंगे इसको, H1 है, और ये वाली जो हो जाएगी ये H2 हो जाएगी, ठीक है भाई। और ये जो चौड़ाई हो गई इसकी, ये हो गई B, तो यही दे रखा है। और इधर इसका दूसरा डायग्राम है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्या है, संरचना स्टील के फ़ायदे व नुकसान। अब देखिए, अब भाई हम स्टील यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं वो बताने हैं हमको। तो मैंने शुरुआत में फ़ायदे बताए थे, अब पॉइंट वाइज समझ लो। यह अधिक भार को आसानी से सहन कर सकती है, कौन, स्टील, क्योंकि इसका तनाव प्रतिबल और धारण क्षमता और मरोड़ अधिक होती है। स्टील का घनत्व कितना होता है, स्टील का घनत्व पीछे बताया था 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये स्टील का घनत्व होता है। और RC का लिख लो 2500, RC से 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो ये स्टील का घनत्व ज़्यादा है ना RCC के घनत्व से, तो यहाँ पे हम यही पॉइंट लिख देंगे कि स्टील का घनत्व जो होता है वो RCC के घनत्व से ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना ज़्यादा होता है वो भी लिख सकते हो, तो वो लिखा हुआ भी है। आगे, इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, किसको भाई, स्टील को। हल्की होती है, मन उठाया तब कहीं पे ले जाके रख दी, और जब मन किया तब कहीं पे ले जाके रख दी, तो इसको आसानी से हम ले जा सकते हैं। इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं और आसानी से इनको अलग भी कर सकते हैं। एक बार अगर RCC का जॉइंट हो गया तो उसको आप जो है आसानी से अलग नहीं कर सकते, लेकिन स्टील के जॉइंट को आसानी से अलग कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट, इन पर पेंट या वार्निश करके इनका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है, जंग लगने से ये बच जाती हैं इसीलिए। अच्छा, इनका नुकसान क्या है, ये थोड़ी सी महंगी होती हैं और बाहरी वातावरण में आने पर ये जंग लग जाती है, ठीक है, लेकिन पेंट करोगे तो वह जंग नहीं लगेगी। डिज़ाइन फिलॉसफी, स्टील संरचनाओं के अभिकल्पन के लिए संकल्पनाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, ये फिलॉसफी जो है संकल्पनाओं को कहते हैं, ठीक है। इन्हें ही डिज़ाइन ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। डिज़ाइन ऑफ फिलॉसफी के 4 मेथड हैं। पहला प्रत्यास्थ विधि, चरम विधि, सीमा स्थिति विधि, प्लास्टिक डिजाइन विधि। सबसे पहले समझते हैं प्रत्यास्थ विधि को। इस विधि को वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी के नाम से जाना जाता है। इसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसको WSM भी कहते हैं, ठीक है, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, IS कोड, जो कि IS कोड 1984 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यह विधि डिज़ाइन विधि भी है, ठीक है, यह साधारण डिज़ाइन विधि भी है। इसमें सभी भार प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही रहते हैं। इसका प्रतिबल नमन सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। स्टील में अनुमन्य प्रतिबल, अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टील में अनुमन्य प्रतिबल, ये अनुमन्य प्रतिबल का फॉर्मूला होता है आपका किसमें, स्टील में। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है पराभाव प्रतिबल, और पराभाव जो प्रतिबल है इसको बोलते हैं हम यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, क्या कहते हैं हम, यील्ड स्ट्रेस, ठीक, जिसको हमने क्या पढ़ा था, FY पढ़ा था। तो ये पराभाव प्रतिबल, बट्टे सुरक्षा गुणांक, सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS इसको बोला जाता है। आगे देखिए, ये पॉइंट नोट कर लेना, कार्यकारी प्रतिबल जो होता है वो हमेशा छोटा होता है या बराबर होगा अनुमन्य प्रतिबल के। आगे है F250 स्टील के लिए। अच्छा,
जो ये ग्रेड है, पीछे ग्रेड पढ़ी थी हमने स्टील की FE 250, ये स्टील ग्रेड के लिए जो FY की वैल्यू होगी वो याद कर लो 250 न्यूटन पर mm²। ये FY की वैल्यू 250 याद कर लो, ठीक है, स्टील के लिए। तो हम यील्ड स्ट्रेस की जगह FY क्या है भाई, यही तो है यील्ड स्ट्रेस, यही तो है यील्ड स्ट्रेस। ये FY जो है ये यील्ड स्ट्रेस ही, तो इसकी जगह हम 250 यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में। तो आगे इसका काम भी है। देखो सबसे पहले अगर मैं तनन अवयव निकालूँ किसके लिए, अनुमन्य प्रतिबल के लिए, तो तनन यानी टेंसाइल, तो टेंसाइल के लिए FT, तो उसका फॉर्मूला FT = FY बट्टे फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, सुरक्षा गुणांक। तो ये कितना है, ये है आपका 250। और किसके लिए, तनन अवयव के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा 1.66, ये याद कर लो, ठीक है। तो इसका वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 150। नेक्स्ट देखिए, कर्तन में अनुमन्य कर्तन बल, ठीक है, कर्तन यानी शियर, तो शियर है तो इसलिए हमने FS लिया है। तो फॉर्मूला क्या होगा FY बट्टे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कर्तन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, ये होगा 2.5, तो उस हिसाब से। और FY कितना होगा, ये होगा 250, तो 250 बट्टे 2.5 डिवाइड कर दो इसको, 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 100। नमन में अनुमन्य प्रतिबल, नमन यानी बेंडिंग, तो बेंडिंग यानी BFV = FY अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS। तो FY तो 250 ही रहेगा सबके लिए। इसके लिए नमन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा 0.83, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 300 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। अनुमन्य नमन प्रतिबल तनन के लिए, ठीक है, अनुमन्य नमन प्रतिबल किसके लिए, तनन के लिए। कौन सा, नमन यानी बेंडिंग प्रतिबल, किसके लिए, तनन के लिए यानी T, तो यहाँ पे F लगा दो, FBT, ठीक है, वही लिखा है। FBT = कितना है, FBT 0.66 × Y, ठीक है। ऐसे ही अनुमन्य नमन प्रतिबल यानी FB किसके, संपीड़न यानी कंप्रेशन के लिए, तो FBC, संपीड़न को कंप्रेशन ही तो बोलते हैं, तो इसलिए C लगा दिया हमने। तो FBC = सेम फार्मूला है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि FBT = FBC, तो यहाँ से 0.6 × Y FY, और FY की वैल्यू जानते हो तुम 250 पीछे बताया था मैंने, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 165, 165। हाँ, सुरक्षा गुणांक नोट कर लो भाई। लंबे स्तंभ के लिए सुरक्षा गुणांक लोगे 1.66, लघु स्तंभ के लिए लोगे 1.67, अन्य स्तंभ के लिए लोगे 2.5 से 3 तक। आगे प्रत्यास्थ विधि हो गई, ठीक है। अगला आपकी चरम भार अभिकल्पन विधि। तो इस विधि में क्या होता है, देखो इस विधि में स्टील अवयव की प्लास्टिक स्टेट पर अभिकल्पना की जाती है। इसमें कार्यकारी भार इंटू भार गुणक जो होता है वो छोटा होता है चरम भार के या फिर बराबर होगा। अब देखिए IS कोड 800/1984 के अनुसार निम्न अनुमन्य किए गए हैं। अब इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि देखो स्टील की डिज़ाइन के लिए जो कोड होता है वो IS कोड होता है 800/1984। अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट के लिए जो IS कोड होता है वो होता है 800/2007। ये दोनों कोड याद रख लेना, IS कोड, ठीक है। आगे देखते हैं अचल भार के लिए गुणक कितना होगा 1.7, ये आपको याद ही करना है सारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आकृति गुणांक शेप फैक्टर। प्लास्टिक आघूर्ण यानी MP, M का मतलब आघूर्ण और P मतलब प्लास्टिक आघूर्ण और पराभाव आघूर्ण मतलब होता है MY, ठीक है। पराभाव पीछे पढ़ा था ना, यील्ड, ठीक है। पराभाव प्रतिबल यानी यील्ड स्ट्रेस, पराभाव आघूर्ण यानी यील्ड मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद में क्या है, के अनुपात को यानी इन दोनों की रेशियो को क्या कहेंगे, हम आकृति गुणांक कहेंगे। इसे S से दर्शाते हैं। तो ये देखिए MP/MY प्लास्टिक आघूर्ण अपॉन पराभाव आघूर्ण। अब इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो MP = होता है FY × ZP और MY = होता है FY/ZE, ठीक है। यहाँ से ये FY दोनों कट गया, ZP/ZE बचा। तो ZP है प्लास्टिक खंड मापांक और ZE है प्रत्यास्थ खंड मापांक, ठीक है भाई। ZE प्रत्यास्थ खंड मापांक और ZP प्लास्टिक खंड मापांक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से ZE का मान निकालना चाहो तो ZE = होता है I यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और Z होता है, ठीक है। Z क्या होता है, उदासीन अक्ष से रेशों की मैक्सिमम दूरी। ट्यूबुलर सेक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा ही है, इसको समझ लो बस।
ट्यूबुलर सेक्शन सबसे संरचनात्मक वाले तत्वों में सबसे प्रभावी तत्व है। इसका उपयोग IS 1161 के अनुसार किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले HFW यानी हॉट फिनिश्ड वेल्डेड, HFS यानी हॉट फिनिश्ड सीमलेस, ERW यानी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डेड। इसका वर्गीकरण दीवार की मोटाई के हिसाब से होता है, यानी कि इसका जो वर्गीकरण है वो दीवार पे निर्भर करता है, दीवार कितनी मोटी कितनी पतली है। इसके अलावा हानि देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये छोटे होते हैं, इसलिए इनका भार भी कम होता है। दूसरा, ये अचल भार कम होता है। अचल भार यानी डेड लोड। डेड लोड कौन सा होता है? कोई भी स्ट्रक्चर है उसका जो खुद का वजन है वो डेड लोड है, ठीक है, वो तो कभी कम नहीं होने वाला। इसमें जंग लगने की संभावना कम रहती है, ठीक है। कम सतही वाले क्षेत्र होने के कारण यह इकोनॉमिकली यानी मितव्ययी होता है। इसकी निर्माण लागत भी अत्यधिक होती है, ये इसका ड्रॉबैक है, ये एक ही कमी है इसकी। आगे लास्ट आपका फॉर्मूला बचा है ट्यूबुलर सेक्शन की कंबाइंड स्ट्रेस। तो कंबाइंड स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा BCAL। CAL मतलब कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट। और यहाँ पे मैं सारे दे रखा है, ये कौन सा क्या है तो इसको पढ़ लेना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और एक और बात बता दूं जाने से पहले, आपको यार 500 सब्सक्राइबर अभी हुए नहीं है, ठीक है। आप लोगों से कहा था मैंने, आप लोगों ने करवाई नहीं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करवा देना, अब करवा देना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, चैप्टर नंबर दूसरे के साथ में। जय हिंद।